नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चांदी की, जहां पर भावों में पिछले साल की तेजी के बाद इस साल की शुरुआत ऑन द बेटर नोट हुई है। नियरली $31 पर आउंस के आसपास के लेवल्स। लेकिन यहां पर चांदी इंडस्ट्री को क्या लगता है इस बार बजट में उनके लिए क्या आएगा, कितने प्रिपेयर्ड हैं वो, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल की, जहाँ पर भावों में हल्की सी स्थिरता हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। ऑफ कोर्स राइस के प्राइसेस भी यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं एथेनॉल बनाने के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर कैसे दोनों ही इंडस्ट्रीज इसको देखती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर रुपए की, जहाँ पर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर थमती हुई नजर आई है। लेकिन अब यहाँ से क्या क्यूज बन सकते हैं गिवन द फैक्ट कि ट्रंप का आज इनॉग्रेशन है, वो ऑफिस में आ जाएंगे। आज यूएस की छुट्टी भी है। उसके अलावा चाइना ने आज अपना 1 ईयर और 5 ईयर लोन प्राइम लेंडिंग रेट में कोई चेंज नहीं किया है। इन सबके क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के VP कुणाल शाह, साथ ही जुड़ेंगे आम्रपाली गुजरात के CEO चिराग ठक्कर। और हम सबसे पहले यहाँ पर बात लेकिन एथेनॉल, राइस और शुगर की कर लेते हैं। अतुल जी नमस्कार, आपसे बजट एक्सपेक्टेशन तो जानना ही चाहेंगे, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है भारतीय बाजारों में, जहाँ पर बातें एक्सपोर्ट की भी हो रही हैं, एथेनॉल प्राइस रिवीजन के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन तो खैर किसी चीज़ का यहाँ पर नहीं आया। कैसे देखते हैं आप शुगर एंड एथेनॉल एज एन इंडस्ट्री राइट नाउ, और आपको क्या लगता है आउट ऑफ कैबिनेट, विद इन बजट, अब ये इंडस्ट्री क्या देख रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट्स हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं किसी चीज का दिखाई नहीं दे रहा है। इवन एक्सपोर्ट का मैं समझता हूँ, 2 दिन से लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने 1 मिलियन टन रिलीज कर दिया है और एक्सपोर्ट क्या उसकी वो सब है, वो सारी चीजें मीडिया में हैं मौजूद, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपने को देखना है वो अभी तक मौजूद नहीं है। पर अगर ये मान लीजिए डिसीजन हो भी जाता है, और जिसके कि 99.9% चांसेस हैं, तो आई थिंक दैट इज फ्रेंडली टू द इंडियन इंडस्ट्री। क्योंकि अभी इन दिनों आप देखिए चीनी के दाम इतने ज्यादा नीचे घट गए थे, तो ये थोड़ा बहुत हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक शुगर है उसके रियलाइजेशंस को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। पर एक ही मेरे को फिक्र ये है कि बहुत सारी रिपोर्टें क्रॉप छोटी होने की और क्रॉप मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो ना होने की आ रही हैं, तो ये ना हो कि बीच में ये मिडवे इसको विड्रॉ कर लिया जाए, या जहां तक इसका एथेनॉल का सवाल है उस पर कोई गवर्नमेंट में दोबारा रीथिंकिंग आए। पर अगर नहीं आती है तो मैं समझता हूँ दिस इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री, और हम लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं जहां तक एक्सपोर्ट्स का और एथेनॉल का थ्रस्ट का सवाल है। सो दिस जी इज गुड फॉर द इंडस्ट्री फॉर श्योर। जी। अतुल जी, इसके अलावा जो हमने राइस प्राइस यहाँ पर आता हुआ देखा है, एज ऑफ नाउ हम समझते हैं कि केन और मेज ऑफ कोर्स ने एक यहाँ पर बड़ी अपनी हिस्सेदारी बनाई है एथेनॉल मेकिंग में। अब जिस तरह से पुश यहाँ पर चावल की तरफ है, उसे आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह का प्राइस रिविजन हमने आता हुआ देखा? बेहतर तो ये होता कि ये जो चावल का है उसका प्राइस ना डिस्टर्ब किया जाता, और 28 रुपए जो रखा था गवर्नमेंट ने उसी को रखते। और जहां तक इसका सवाल है क्या नाम प्राइस ऑफ एथेनॉल का, उसको जो आज की तारीख में शायद गवर्नमेंट ये राइस से रिलेटेड नीचा है उसको मक्के के बराबर कर देते। इससे दो चीजें होती, एक तो ये जो प्लेथोरा ऑफ रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स अलग अलग चीज के फॉर द सेम कमोडिटी, वो अवॉइड हो जाती। और दूसरा एक थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ये शक भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चावल का एथेनॉल मक्के के नाम से जा रहा हो या ऐसा कुछ। तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मेड मच मोर सेंस कि दाम वही रखते पर एथेनॉल का दाम ओएमसीज के लिए बढ़ा देते। तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर एज फार एज चावल इज कंसर्न। पर अब खैर ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, नाउ वी विल हैव टू लिव विद इट। राइट। अब आप आगे जाते हुए अतुल जी, और मैं आपसे बजट एक्सपेक्टेशंस जानना चाहूंगी। आप बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर देखते हैं। अगर पहले चीनी और एथेनॉल से ही शुरुआत करें, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के लिए 2024 काफ़ी उठापटक वाला साल था, बट व्हाट एंडेड वेल वाज वेल इन द एंड। बट अब जिस इस साल की शुरुआत फिर से उन्हीं चीज़ों के साथ हुई है कि क्या आएगा, और सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग बजट से हम लोगों को शुगर सेक्टर में कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और आज की तारीख में 99% तो आप देखिए
एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो जाते हैं, बजट का कोई बहुत ज्यादा औचित्य रह नहीं गया है। पर जहां तक शुगर सेक्टर का सवाल है, मेरी केवल एक ही गुजारिश होगी गवर्नमेंट से, वो ये कि जो नीजक रिएक्शंस होते हैं, जैसे लास्ट ईयर सडनली एथेनॉल को बंद कर दिया, और बी हैवी मतलब शुगर का डाइवर्जन बंद कर दिया, मैं समझता हूँ ये चीजें जितनी अवॉइड हो सके उतना बेहतर है। उसके लिए जब सारी पॉलिसीज अपने बनाते हैं वेल थॉट आउट, तो मिडवे ये सब करेक्शंस लेना ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ शायद सेंड्स रॉन्ग सिग्नल, तो वो मैं चाहूंगा कि अवॉइड हो। और जहां तक बजट के एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, वो तो बजट के पहले ही मैं समझता हूँ आ जाने चाहिए। एक मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, एथेनॉल का प्राइस रिविजन, हम लोगों की तो ख्वाहिश वही है कि एथेनॉल का जो प्राइस है वो जो मक्के के प्राइस है उसी के बराबर होना चाहिए। एंड थर्डली, जो ये क्या नाम एक्सपोर्ट का रुका हुआ फैसला है, या जो अभी तक का इट हैज नॉट सीन द लाइट ऑफ द डे, वो भी अगर आ जाए तो बेहतर है, सो दैट एटलीस्ट जो अनसर्टेनिटीज है मार्केट में वो खत्म हो जाएंगी। और इसको चलते मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जरूरत से ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है, बिकॉज इंडिया वेदर वी लाइक इट और नॉट इज अ स्विंग फैक्टर इन द शुगर मार्केट। तो वो भी एक जरूरी है कि एक क्लैरिटी आ जाए, जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है। फेयर पॉइंट। अतुल जी, साथ ही साथ आप एडिबल ऑयल भी देखते हैं, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि काफ़ी सारी एसोसिएशंस की तरफ से यहाँ पर लिस्ट्स हैं, जीएसटी से लेकर, जो कि एक बजट का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दिक्कतें हर सेक्टर में हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2-3 बड़ी चीज़ें, मुद्दे शेयर करना चाहें जो बजट की तरफ से यहाँ पर इस सेक्टर में आ सकता है, तो क्या है? देखिए, सबसे बड़ा ये है कि हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में इंडोनेशिया एज अ कंट्री हैज बिकम मच मोर इनवर्ड लुकिंग। अभी वो 40% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो 50 की करेंगे, विच मीन्स इंडोनेशिया से ग्रेजुअली आप देखेंगे कि पाम ऑयल की निकासी बंद हो रही है। इस सिनेरियो को टैकल करने के लिए इंडिया को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। तो आज ये 1200-1400 रुपए सालाना जो ऑयल सीड मिशन के लिए इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने दिया है, वो मैं समझता हूँ इट हैज टू बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, अगर अपने को कोई गेम चेंजिंग वो देखना है, क्या नाम, सिनेरियो देखना है। Secondly, we will have to probably at some stage bite the bullet as far as genetically modified oil seed is concerned. इसके ऊपर बहुत सालों से डिबेट हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी अपनी जो जहाँ है वहीं की वहीं है, 20 साल पहले जो थी, इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मुद्दा है कि फिनिश गुड्स जैसे कि सोप नूडल्स हैं, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, या इट शुड बी प्लेस्ड अंडर रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट। पॉइंट टेकन। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल क्लियरली वो यहाँ पर शुगर एथेनॉल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बाजार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन क्लियरली ऑयल सीड में यहाँ पर दिक्कतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जीएम से लेकर इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए, और ऑफकोर्स जो यहाँ पर इंडियन इम्पैक्ट है, उन सभी पर बजट से एक्सपेक्टेशंस। बहुत शुक्रिया अतुल जी। लेकिन बात अब यहाँ पर खाने के तेलों के साथ मुड़कर अब और कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस में हल्की सी बढ़त आते हुए देखी है। कुणाल, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस? क्योंकि 4 हफ्ते के गेंस के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी यहाँ पर स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। बाजार ऑफकोर्स यहाँ पर यूएस को देखेगा, जहाँ पर हॉलीडे है जूनियर मार्टिन जूनियर लैटिन किंग का, दूसरी तरफ यहाँ पर ट्रंप का इनॉग्रेशन भी है। तो दोनों चीज़ें हैं, बाजार में वॉल्यूम्स की थोड़ी सी कमी है। कैसे देखेंगे प्राइसेस? सो ऑयल मार्केट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वेदर ट्रम्प इज पुटिंग सैंक्शन ऑन ईरान और नॉट। ऑलरेडी हमने देखा है कि रशिया के ऊपर जो नए सैंक्शंस आए हैं उसके कारण ऑयल मार्केट बहुत टाइट हो गई है। 1 मिलियन बैरल का रफली जो सप्लाई वो मार्केट से चला गया है टेक्निकली। एक्चुअल रशिया प्रोड्यूस कर रहा है, बट दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड इजी टू शिप दैट ऑयल। सो उसके कारण ऑलरेडी ऑयल स्पाइक आई है। अगर ट्रम्प ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता है, जो उन्होंने अपनी प्री इलेक्शन रैली में कहा था, सो ऐसा कुछ होता है तो ऑयल मार्केट में बड़ा स्पाइक आ सकता है। सो लेट अस ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, नोबडी नोज इट,
but let us keep our fingers crossed that he doesn't do anything like that. We cannot afford to have an oil shock as an economy right now in India. But I think selling नहीं करना चाहिए ऑयल में. छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आता है तो उस पर बाय डिप्स की रणनीति अपना ही है. Energy market because of these sanctions have become very tight. So 66-70 के आसपास बाय करके 67-80 का टारगेट रखना चाहिए, 66-30 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए. ऑलराइट, तो वो कच्चे तेल में एक्सपेक्टेशंस हैं और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि पहले ही दिन में हम यहाँ पर कुछ सुन सकते हैं इन सेंस ऑफ अनाउंसमेंट्स और उसका इंपैक्ट हम मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे भी, लेकिन तब तक खरीदारी की राय. लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की. स्वागत है आपका और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं. कुणाल, हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है अहेड ऑफ ट्रम्प कमिंग इन और जिस तरह से हमने इकोनॉमिक डेटा आता हुआ देखा है, बाजार को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है. इन्फ्लेशन की चिंताएं भी मार्केट में हैं. सेफ हेवन बाइंग होनी चाहिए लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही है जहां पर आप एक्सपेक्ट परहैप्स उससे कर रहे थे. 2700 के ऊपर सोना यहाँ पर ज़रूर है. क्या लगता है आपको, क्या सेंस है अब यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी पर करना चाहिए या फिर कोई एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बन के चल सकती है? जो डे ट्रेडर्स है उनको मैं, या वीकली ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा आज ट्रम्प के अनाउंसमेंट के लिए रुकिए. बाकी जो पोजिशनल ट्रेडर्स है या जो होल्ड करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड स्टिल फॉर दिस ईयर इज लुक्स नो ब्रेनर. एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन लगा रही है यूएस दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तो इस पे इन्फ्लेशन तो नीचे जाने वाला नहीं है. सो और दूसरा यूएस की बॉन्ड डील आज विद कटिंग रेट्स ऑलमोस्ट 5% के आसपास है 10 ईयर की. तो ये प्रपोजिशन देख के ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई टाइटनिंग होगा. कल जो भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो भी इनको एक बार तो ये साल में रेट कट करना ही पड़ेगा. तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे, बट एट सम पॉइंट सेंट्रल बैंक्स विल हैव नो चॉइस बट टू कट द रेट्स एंड टू स्टॉप द असेट परचेज. जो असेट बॉन्ड बेच रहे हैं मार्केट में वो भी बंद करना पड़ेगा. सो गोल्ड सिल्वर तेजी लग रहा है. ये ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद अगर जो भी कोई डिप आती है या करेक्शन आता है, जो भी आप टेक्निकल वर्ड यूज करो, बट उसमें लेना ही है ध्यान. सो आई विल वेट व्हाट ट्रम्प डज टुडे, बट माय आउटलुक इज वेरी बुलिश ऑन गोल्ड फॉर द ईयर 2025. और कुणाल, चांदी को लेके क्या सेंस है? लाख रुपए का लेवल हम देख चुके हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि खून चख चुकी है यहाँ पर कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, तो क्या वो लेवल्स यहाँ पर वापस आएंगे और किस तरह की तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? डिमांड और सप्लाई में आज भी गैप काफी बड़ा है. 7 to 8% का गैप है. 2024 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, वी आर सीइंग द डेफिसिट ऑफ 8% कंपेयर टू 10%. थोड़ी डेफिसिट कम हुई है, बट द फंडामेंटल्स आर बुलिश. सोलर, ईवी, ये सब सेगमेंट से डिमांड रॉबस्ट रहने वाली है और सप्लाई साइड से कोई मेजर ग्रोथ आने वाला नहीं है. सो लुक्स नो ब्रेनर. डॉलर वीक होता है आगे जाके और सेंट्रल बैंक्स रेट कट करते हैं तो गोल्ड के साथ सिल्वर भी बढ़ेगा. और चाइना अगर स्टिमुलस लेके आती है तो सिल्वर बड़ी तेजी से बढ़ेगा. तो मुझे लग रहा है ये साल कंजर्वेटिवली 1,15,000 के आसपास सिल्वर जानी चाहिए ये, और $35 to $37 कॉमिक्स पे जानी चाहिए. सो ये सब टारगेट आज के दिन वॉलेटिलिटी आपको शायद देखने मिल सकती है. ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, बट $28 का बॉटम समझ के आप बाइंग कर सकते हैं. ध्यान तेजी ही है सिल्वर में. ऑलराइट, यानी कि वॉलेटाइल मूव्स के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहना है. अभी हम 30-31 के बीच में कारोबार कर रहे हैं और जैसे कुणाल हमें कह रहे हैं कि 28 के लिए भी तैयार रहें, ऊपर 35-36 के लिए भी आप तैयार रहें, तो अच्छी खासी एक बड़ी रेंज यहाँ पर बनती हुई. हमारे साथ अब आम्रपाली ग्रुप के CEO भी जुड़ चुके हैं, चिराग, नमस्कार. आप कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चांदी के प्राइसेस को, यहाँ से किस तरह की बाइंग है और क्या फिजिकल मार्केट भी यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में है ट्रम्प के आने से पहले? चिराग, आपको आवाज आ रही है? चिराग, आप सुन सकते हैं मुझे? यस. ओके. या मनीषा जी, कैन यू रिपीट? आपका आवाज थोड़ा सा कट गया था. हाँ जी चिराग, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो ट्रेडर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में है ट्रम्प के आने से पहले कि वहां से किस तरह की अनाउंसमेंट आती है, लेकिन क्या फिजिकल मार्केट भी उसी मोड पर है? तो फिजिकल मार्केट अगर देखें मनीषा जी, तो लास्ट 1-2 महीने से जो EFP ने जो रोलर कोस्टर राइड का जो मूवमेंट दिया है ड्यू टू ट्रम्प के आने की वजह से जो टैरिफ पॉलिसीज रहेगी, तो उसके कारण EFP में काफी उतार चढ़ाव रहा है. अच्छा, उसी के EFP के उतार चढ़ाव के बेस पे ही फिजिकल मार्केट में भी काफी पैरिटी और डिस्पैरिटी आई है मार्केट में.
पर लास्ट एक महीने से अगर आप देखो तो सिल्वर के अंदर काफी मौका मिला है इन्वेस्टर्स को, जहाँ पे एक आर्बिट्रेज पोजीशन वो लोग बना रहे हैं और स्टॉक फाइलिंग कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सेफेस्ट, और ये जो लेवल्स हैं, जो आर्बिट्रेज के जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमने कोविड में देखे थे और हमने 4 साल के बाद अभी वापस देखे हैं। तो फिजिकल मार्केट में जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है उसके अंदर काफी मूवमेंट हुई है। चिराग, अब किसी को, कुणाल तो कह रहे हैं डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, आप फिजिकल मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग एज ऑफ नाउ? अभी भी लोग वेट एंड वॉच में है फिजिकल मार्केट में भी, क्योंकि हमने लास्ट 1-2 महीने में सारे लेवल्स देख चुके हैं। हमने 87,000 भी देखा है, 92,000 भी देखा है। तो ये लास्ट 1 महीने से कंसोलिडेटेड मोड पे है। तो कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिप्स पे बाइंग कर रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा उनको दिखता है तो वो वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो जब कंसोलिडेटेड मोड आता है तो ट्रेडर्स को ये एकदम, उनके लिए एकदम ये मलाई वाला सिचुएशन है कि जब रेंज बाउंड जब मार्केट रहती है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंट्री और एग्जिट, अगर सही लेवल पे अगर कर लिए तो काफी मुनाफा उनको मिल सकता है। फेयर पॉइंट। चिराग, सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से कुछ ना कुछ। एज सिल्वर इज एन इंडस्ट्री जहां पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अब फोटोवोल्टाइक इंडस्ट्रियल के तौर पर आने लगी हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी अच्छी है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बजट से? मनीषा जी, लास्ट ईयर बजट में कस्टम ड्यूटी का रेट रेशनलाइजेशन हुआ था, और ये साल भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कस्टम ड्यूटी में रेट रेशनलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि सिल्वर को माना जा रहा है अब मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड लेस ऑफ अ लग्जरी प्रोडक्ट। तो बिल्कुल बजट की एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में रेट रेशनलाइजेशन आ सकता है ये 2025 के बजट में। ओके। और पिछले साल के अगर कोई डेफिनेट नंबर्स आए हों और आप हमसे शेयर कर सकें चिराग, तो कितना इंपोर्ट हमने होता हुआ देखा चांदी का 2024 में? वी मेंटेन एवरेज, जो हमारा लास्ट 4 या 5 साल का जो हमारा एवरेज है ईयर ऑन ईयर जो हम फिजिकल सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन 6,800 से 7,500 टन के आसपास का एवरेज है। और ये साल 2024 में भी वी हैव क्रॉस द एवरेज ऑफ मोर देन 6,500 टन। तो हमारा जो सिल्वर का जो इंपोर्ट है इट इज इंटैक्ट एज पर द प्रोजेक्टेड कि इतना सिल्वर इंपोर्ट होगा ही होगा। फेयर पॉइंट। चिराग, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एक जो मेजर एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि रेट कट्स की जो पैटर्न है, ट्रैजेक्टरी है, वो यहाँ पर बरकरार रखी जाए और रेट कटौती हम यहाँ पर आता हुआ देखें। जाने से पहले कुणाल, आपसे मेटल्स पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि कॉपर ऑफकोर्स एक आउट परफॉर्मर की तरह इस साल की शुरुआत हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन आज की अगर मार्केट देखें तो कॉपर में गिरावट है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक अब भी तेजी के साथ कारोबार करते हुए। So metals में what Mr. Trump does with China, so whether it is they are coming up with 20% flat tariff or 15% or 10% या 5%, या फिर they are not coming up with any of the announcement tonight. So it all depends upon what US does, and that's how the China responds. So China ने अपनी already currency को 5% से devalue कर दिया है, और 5% currency devalue होने के बाद सब metals ऊपर trade कर रहे हैं. So you can imagine the intention of China. China is okay with the glut in the domestic market, but China wants बाहर जो आउट ऑफ चाइना है वहां पे टाइटनेस फील होनी चाहिए। सो चाइना ने अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी रिबेट टैक्स भी कट कर दिया था, जो एक्सपोर्टर को जो रिबेट मिलती थी एक्सपोर्ट करके वो भी कट कर दिया था। सो आई एम ऑफ द वेरी फर्म व्यू कि अगर ट्रम्प कुछ 10% या 15% चाइना पे ड्यूटी लगाता है और वो टाइम पे मोमेंटरी जो डिप आती है, दैट विल बी अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। Outlook for the base metals for the year 2025 looks very, very bullish. China is going to be very aggressive with the stimulus and the RRR cuts going forward this year. और जितना US रिटेलिएट करेगा उतना ही जोर से चाइना सामने रिटेलिएट करेगा। सो ये ट्रेड वॉर एक्सेंचुएट होने वाला है, ठंडा नहीं होने वाला है, और इसमें डिमांड सप्लाई को साइड पे रखिए, मेटल्स बढ़ जाएगी क्योंकि चाइना डेफिनेटली स्टिमुलस लेके आएगा।
कहा कि ऑफकोर्स चाइना इसके लिए प्रिपेयर करता भी रहा है, चाहे वो रिबेट की बात है या फिर जिस तरह से चाइना ने अपनी करेंसी प्ले किया है, जो आपने जैसे मेंशन किया, उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी मेटल्स पे आता हुआ देखा है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड कि यूएस क्या करता है, चाइना कितना रिटेलिएट करता है, सैंक्शंस की स्थिति कैसी होती है। अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है और काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ से आगे जाते हुए। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ऑफकोर्स आपसे लगातार आगे भी बात होती रहेगी, किस तरह का रिएक्शन हम यहाँ पर अगले हफ्ते में आता हुआ देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ फिलहाल कमोडिटीज़ के मार्केट में इतना ही समय है, लेकिन आपसे इक्विटीज़ पर जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।